मैं एक डॉक्टर हूँ। आज मेरा सिर चकरा रहा था, इसलिए आंख बंद करके बैठा था। तभी मेरी बेटी नैना खाने का प्लेट और गिलास लेकर आती है और कहती है, पापा थोड़ा बहुत तो खा लीजिए, ऐसे कब तक रहेंगे आप? 2 दिन हो गए हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने उदास भरी नज़रों से अपनी जवान बेटी की तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटी, मैं पिछले 18 वर्षों से यही सोचता आ रहा था कि कोई अच्छा सा अवसर आने पर तुम्हारी माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर उसे तो कुछ सुनना ही नहीं है। मेरी बेटी बोली, आप जानते हैं पापा कि मम्मी के जाने का कारण केवल मैं हूँ। इस कारण मैं फिर से अपने हॉस्टल लौट जाती हूँ। मैंने कहा, तुम सोचती हो कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने भर से ही सारी समस्या हल हो जाएगी और तुम्हारी माँ बड़ी आसानी से घर वापस आ जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एकदम जिद्दी मिजाज की है। मेरी बेटी बस शांत होकर मेरी बातें सुने जा रही थी। फिर मैंने आगे कहा, देखो बेटा, तुम तो मेरी सारी सच्चाई को जानती हो। मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया है। आरती तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है और तुम उसकी ही बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ की आंखों में उसकी खोई हुई बेटी के लिए तड़प देखी है, लेकिन इसके बावजूद जब आज उसको अपनी संतान मिली भी तो बगैर कुछ भी जाने और सुने तुमको तिरस्कृत करके चली भी गई। मैंने खाना नहीं खाया। मुझे अपने कॉलेज के वे सुनहरे दिन अपने आप ही याद आने लगे थे। तब ऐसा ही कोई दिन था, अगस्त का माह था। कॉलेज खुले हुए मुश्किल से कुछ ही सप्ताह ही हुआ होगा। मैंने आरती को कॉलेज में पहली बार देखा था। दुबली पतली छरहरे बदन की, बहुत खूबसूरत थी। तब आरती मेरे ही कक्षा में प्रवेश लेकर आई थी। पहले ही नज़र में उसको दिल दे बैठा था। मैंने कई बार चाहा कि अपनी दिल की बात कह दूं, लेकिन कहने का साहस नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही मुझे वो मौका मिला। वो हॉस्टल में रहती थी, किसी काम से मार्केट गई थी और मैं भी अपने काम से मार्केट गया था। बस थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई। फिर इस प्रकार हमारी बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर इस तरह प्रथम वर्ष बीत गया। कॉलेज बंद हुए तो आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। ऐसे ही वक्त निकल गया। इस बार मेरा और आरती का यह अंतिम वर्ष था। मैं भी अपनी बात आरती से कहने का अवसर ढूंढ ही रहा था कि तभी एक दिन आरती ने मुझे अपनी सगाई का निमंत्रण दिया। मैं दिल ही दिल में रोता रहा। आरती के पिता ने उसकी इकलौती बेटी की मंगनी अमेरिका में रहने वाले एक डॉक्टर से करने की खुशी में कॉलेज के सभी दोस्तों को पार्टी दी थी। उस समय मुझे तो ये सब कुछ सहन करना ही था। अपने साथ हुए जीवन के इस बेहद कड़वे मजाक को पीना ही था। मैं तो चाह कर भी किसी पर दोष नहीं लगा सका। आरती को भी मैं तब कोई दोष नहीं दे सका था, क्योंकि मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। मंगनी की रस्म पूरी होने के पश्चात औपचारिकतावश आरती को अपनी दुआओं का आशीर्वाद देकर अपना सा मुँह लेकर वापस आ गया था। मैं उसकी यादों को भुला न सका और उसकी यादों को अपने मन में ही दफन कर लिया। कुछ महीनों बाद ही मैं एक डॉक्टर बन गया। मैं नौकरी करने लगा। मेरी माँ सोचा करती थी कि किसी तरह से मेरा विवाह हो जाए, लेकिन मैं कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। तब तक आरती की मंगनी हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका था। एक दिन मैं ऐसे ही रात ड्यूटी कर रहा था कि आधी रात को मेरे अस्पताल में अचानक से एक ऐसा केस आया जिसने मुझे एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। वह आरती जिसके प्रति मैंने कभी अपनी मोहब्बत के फूल खिलाए थे, आज मेरे ही हॉस्पिटल में अपने पूरे दिनों की प्रेगनेंसी के साथ भर्ती होने आई थी। साथ में आरती के पिता भी थे, बड़े ही विवश, परेशान और चिंतित से। यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। अरे, आरती का ये पैदा होने वाला बच्चा अमेरिका में होना चाहिए था या उसके शहर के हॉस्पिटल में, पर यहाँ मेरे शहर के अस्पताल में आने का क्या कारण हो सकता था? चलो, यदि यहाँ आए भी हैं तो आरती का अमेरिकी निवासी डॉक्टर पति इस आपातकालीन स्थिति के समय नदारद क्यों था? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। आरती के पिता क्यों उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं? सारे प्रश्न जिनके बारे में मैं मालूम करने के लिए उत्सुक तो था, पर पूछने का साहस नहीं जुटा पाया था। फिलहाल मुझे अपनी नौकरी का उत्तरदायित्व पूरा करना था, इसलिए इन बातों को मन से निकालकर मैं अपना कार्य करने लगा। आरती तो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसकी दशा भी खराब थी।
परंतु बहुत मुश्किल से उसका बिगड़ा हुआ केस संभाल लिया था। आरती ने एक बड़ी ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। मैं सभी प्रश्न को अपने अंदर कैद किए चुपचाप अपना काम कर रहा था। तभी उसके पिता अचानक ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने जो कुछ मुझे बताया उसको सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आरती के पिता ने कहा कि आरती की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि उसका होने वाला पति भारत में आकर अपनी मंगनी करने के पश्चात कुछ दिनों तक आरती के साथ रहकर वापस लौट कर चला गया। जाते समय शादी का आश्वासन देकर अमेरिका चला गया, मगर वह आज तक वापस नहीं लौटा और उसके वापस आने की कोई उम्मीद भी अब बाकी बची नहीं थी, क्योंकि उससे ना तो फ़ोन पर कोई बात हो पाती थी और ना ही वो किसी भी पत्र का कोई भी जवाब देता था। उससे संपर्क करने के सारे रास्ते एकदम से बंद हो गए थे। बेटी को इस बदनामी से बचाने की खातिर मैं पिछले महीने अपने शहर को छोड़कर काफ़ी दूर इस अनजान शहर में रहने पर मजबूर हो गया हूँ और मैं इस बेटी की पैदा हुई संतान को बहुत चाह कर भी नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, जब मेरी बेटी को होश आए तो कह दीजिएगा कि उसने मरी हुई संतान पैदा की थी। मैं ये सब बात सुनकर दंग रह गया था। बेबस पिता की हालत देखकर मैंने उनकी बात मान ली। आरती मुझे पहचान न सकी क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा था। अनाथालय जाकर मैंने आरती की बच्ची को बाकायदा अपनाकर गोद ले लिया और पिता के स्थान पर उसको अपना नाम दे दिया। फिर जब तक बच्ची छोटी रही तब तक मैं अनाथालय में ही रख कर पालता आया। फिर इसी बीच मैंने आरती के पिता से आरती के साथ शादी करने की इच्छा जताई तो वह फौरन मान गए। इस प्रकार आरती और मैं विवाह सूत्र में बंध गए। नैना के पैदा होने का राज केवल 3 ही लोगों को पता था। एक थे आरती के पिता, दूसरा मैं और तीसरे खुद आरती। पर आरती यह समझती थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए ना तो मुझसे उसने कुछ पूछा और कहा और ना ही मैंने। कुछ वर्ष बाद आरती ने 2 प्यारे बेटे को जन्म दिया। इस प्रकार भरा पूरा परिवार बनकर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु मैंने अब तक नैना के बारे में आरती को कुछ भी नहीं बताया था। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ा करती थी। मैं हमेशा उसके पास मिलने चला जाया करता था। नैना बड़ी हुई तो सारी सच्चाई मैंने उसे बता दी और कहा था कि समय आने पर उसे माँ के पास ले जाऊंगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि उस दिन की एक घटना बने बनाए सपनों पर पानी फेर देगा। रविवार का दिन था। उस दिन हम सब ने पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बेटी नैना भी उसी टॉकीज में अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई है। फिल्म खत्म होने के बाद जैसे ही हम सब बाहर निकल रहे थे, मेरी बेटी ने अचानक ही मुझे देख लिया और दौड़ते हुए पापा पापा बोलते हुए सीने से चिपक गई। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सका। नैना जल्दी में थी और तुरंत ही दोस्तों के साथ चली गई। इधर आरती दोनों बच्चों के साथ ऑटो पकड़कर घर आ गई। मैं भी जल्दी ही गाड़ी मोड़कर उनके पीछे पीछे घर आया। तब तक वो अपना और दोनों बच्चों का सारा सामान सूट के डाल चुकी थी। वो इतनी जिद्दी कि बात सुनने तक के लिए राजी नहीं थी। कहने लगी, तुम्हारी एक जवान नाजायज बेटी है और आज तक तुमने मुझसे सच्चाई छुपा कर रखी थी। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम बहुत बड़े धोखेबाज निकले। घिन आ रही है मुझे तुमसे बोलते हुए। मेरी बात सुने बगैर ही वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई। मैंने तो सर ही पकड़ लिया था। जब मैंने मेरी बेटी को सारी सच्चाई बताई तो वो तुरंत हॉस्टल से मेरे पास घर आ गई और अपने आप को दोषी मान रही थी। तब से हम दोनों इसी समस्या पर चिंतित थे। सोच रहे थे कि कैसे उसको समझाया जाए। जब आरती अपने मायके पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, दामाद जी कहाँ हैं? तो आरती ने सारी बात अपने पिता को बताई। उस अनजान लड़की ने मेरे सामने ही दीपक को पापा पापा बोला था। आरती के पिता ने कहा, बेटा मैं कहना चाहता हूँ कि तुम दीपक को मात्र एक खोखले संदेह के आधार पर छोड़कर चली आई हो, पर उसकी महानता तो देखो कि उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमसे केवल इस कारण ही विवाह किया था क्योंकि वो पहले से ही तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल को उसने तुम्हारा कलंक ना समझकर एक दुखद घटना जानकर अपने दिल के अंदर दफन कर लिया और तुम्हें कभी इस कारण से जाहिर भी नहीं होने दिया
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि केवल महज इसी कारण से तुम हमेशा अपने आप में एक हीन भावना से ग्रस्त रहो और अपने पारिवारिक जीवन में कभी भी उससे मुंह उठाकर बात करने का साहस न जुटा सको। दीपक को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। जहाँ पर तुमने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था उस समय दीपक उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है। जब तुम अपनी बिगड़ी हुई दशा में अस्पताल पहुंची थी तब वो वहीं पर ड्यूटी में था। मुझे और तुम्हें देखकर वो चौंक गया था। उसे मुझको सारी परिस्थिति से परिचित करवाना ही पड़ा। तुम्हें तो समझा दिया गया कि तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है, पर ऐसा नहीं था। दीपक अपने चेहरे से हमेशा मास्क लगा के रखता था, इसलिए तुमने उसे पहचाना ही नहीं। उस बच्ची को मैंने अनाथालय में भिजवा दिया था, क्योंकि हमारे बिगड़े हुए हालात भरे समाज में एक शान के साथ उस बच्ची को पालने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन दीपक ने अपने मन को तब भी समझा नहीं सका था। तुमसे इतना प्यार करता था और उसी के खातिर तुम्हारी बच्ची को केवल इसी कारण अपना लिया था क्योंकि वह बच्ची तुम्हारी थी। तुमने तो उसको जन्म दिया था, पर आज भी दीपक तुम्हारी नाजायज संतान को जायज बनाकर पाल रहा है। वो चाहता था कि अपनी जिस पहली संतान के लिए तुम हमेशा से तरसती आई हो उसको वो किसी विशेष मौके पर तुमको एक उपहार के रूप में भेंट करे, पर ऐसा करने का उसे अवसर मिलता उससे पहले तुमने सब कुछ बेकार कर दिया। आरती के सिर पर अचानक ही जैसे आसमान गिरा हो। अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह हैरान रह गई। वो आगे फिर एक शब्द न कह सकी, केवल सोचती ही रही कि भावावेश में आकर उसने अपने प्यारे से घर को खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ा था। दीपक तो हमेशा से मेरे लिए सोचता आया है। क्या मैंने खुद को कभी भी दीपक के बारे में सोचने का अवसर दिया? आरती फिर दूसरे दिन की नई सुबह घर आने के लिए बस में बैठकर निकल पड़ी। फिर आरती जैसे ही घर पहुंची तो उसने शीघ्रता से घर की बाहरी घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला। वह मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मैंने उसे तुरंत उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। आज दिल में कितना सुकून लग रहा था। मन में किसी बात का कोई बोझ नहीं। हमारे दिल में जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई थी। मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।